Bismillahirrahmanirrahim. So now let's talk about the canonical form of hyperbolic equations. इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हम कैनोनिकल फॉर्म ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है इसके बारे में बात कर चुके हैं और वहाँ से हम इक्वेशन नंबर 10 को डिराइव कर चुके हैं। इसके अलावा हमने बात की है कैनोनिकल जो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए या फिर कैनोनिकल फॉर्म ऑब्टेन करने के लिए जो हम ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करते हैं उसकी इन्वर्टिबिलिटी के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि हाइपरबोलिक इक्वेशंस जो होंगी उनकी कैनोनिकल फॉर्म किस तरह से ऑब्टेन की जाती है। इक्वेशन नंबर 1, 10, 11, 12 एंड 13 बीन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर्स। सो अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे ऑब्टेन हुई हैं तो आप इससे पहले वाले 2 लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो अब हम मूव करते हैं जी अपनी हाइपरबोलिक इक्वेशन की तरफ। तो इन जनरल अगर हम देखें जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 11, 12 एंड 13 आई हैं इसमें जो एक्सप्रेशन है ए और सी का ये ऑलमोस्ट इक्वल है। ठीक है, देखें ए एक्साई एक्स है और यहाँ पे ईटा एक्स है, इसी तरह से 2b में है, ये 2b में है और ये c में है। सो दे आर सिमिलर, स्ट्रक्चर इनका बिल्कुल सेम होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इनकी सेम होंगी। ठीक है, सो इस सूरत में अगर हम इन दोनों को मिलाकर लिखें तो हम इन्हें इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक थर्ड वेरिएबल का जो है वो नाम इस्तेमाल कर ले, जैसे यहाँ पे a के साथ 1 था, b के साथ 2 थे, उसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है। इस तरह से इन्हीं के कंपैरिजन में जी एक्स जी वाई प्लस सी जी वाई स्क्वायर एक और इक्वेशन हम इन दोनों के हिस्से की लिख लेंगे। ठीक हो गया, जिसमें से हम ये कह सकते हैं कि जो जी है वो स्टैंड करे या फिर एक्साई के लिए या फिर ईटा के लिए, है ना। देखिए एक्साई और ईटा, एक्साई और ईटा, एक्साई और ईटा। इसके अलावा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी वो हाइपरबोलिक कब होती है, जब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो पॉजिटिव हो, मतलब वो ग्रेटर देन 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट कैसे ऑब्टेन करते हैं, b बार स्क्वायर माइनस a बार c बार। ठीक है, अभी हम टोटली कंसर्न है अपनी इक्वेशन नंबर 10 से, क्योंकि 1 से 10 तक का जो सफ़र है वो हो चुका है। अब हम मज़ीद 10 के बाद जो है अगर करेंगे कि ये अगर हाइपरबोलिक है तो फिर इसकी कैनोनिकल फॉर्म किस तरह की होगी। सो यही है कि ये अब किस तरह से पॉसिबल है कि जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट है 0 से बड़ा हो। देखिए अगर ये दोनों टर्म्स 0 हो जाएं, ठीक है, ये वाली टर्म और ये पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब है कि डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। तो इसके लिए a और c को 0 होना पड़ेगा। a और c को एनिहिलेट करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए या फिर 0 करने के लिए हमें z फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, सो z इस तरह से फाइंड करेंगे। अब हमने कहा है कि ये होना चाहिए a c 0 के इक्वल। सो a और c की जगह पे हमने ये इक्वेशन लिखी है, इट इज़ इक्वल्स टू 0। सो अब हम ये करेंगे कि दोनों साइड्स को डिवाइड कर लेंगे विद जी वाई। ठीक है, सो यहाँ पे भी जी वाई के साथ डिवाइड कर लेंगे, इधर भी जी वाई के साथ और इधर भी जी वाई के साथ। सो अगर हम यहाँ पे करके देख लें ए, सो जी एक्स ओवर जी वाई, तो यहाँ इस तरह से स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे बस ब्रैकेट में कॉमन करके लिख लिया, फिर 2b जी एक्स और जी वाई डिवाइड किया जी वाई से। ठीक है, जी वाई स्क्वायर से, सॉरी। सो एक जी वाई कट गया और एक यहाँ पे बच गया, ये लिखा हुआ, और जी वाई स्क्वायर से इस टर्म को डिवाइड करेंगे जी वाई स्क्वायर, तो ये ख़त्म हो जाएगी। सही हो गया। सो इसे हम इक्वेशन नंबर 17 का नाम दे लेते हैं। 14, 15 एंड 16 इससे प्रीवियस लेक्चर में इक्वेशंस मौजूद हैं। ओके, अब अलोंग द कर्व, चूँकि हम कर्व जो है वो एक्स वाई प्लेन में डिस्कस कर रहे हैं, तो उस प्लेन में जो हमारे पास ये कर्व होगी इसे हम एज ए कांस्टेंट लेंगे। इसका मतलब है कि अगर ये कांस्टेंट है तो इसका टोटल डेरिवेटिव क्या होगा, वो 0 होगा। इसके अलावा टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन ओपन कर लेते हैं, जी का टोटल डेरिवेटिव। सो टोटल डेरिवेटिव अगर हमने किसी भी फंक्शन का लिखना हो जो फंक्शन एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा हो, तो ये इसका टोटल डेरिवेटिव होगा, उसका डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट से और फिर डिफरेंशियल, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव वाई के रिस्पेक्ट से और फिर डिफरेंशियल वाई के रिस्पेक्ट से। ये हमने टोटल डेरिवेटिव ले लिया और ये टर्म इसी तरफ रहने दी, ये इस तरफ ले आए हैं। ठीक है, अगर इस तरफ प्लस की थी तो इस तरफ आके माइनस की हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं कि अपने डिफरेंशियल्स को एक तरफ ले लें और जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उन्हें एक तरफ ले लें। ठीक हो गया। सो डिफरेंशियल ये डी एक्स इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसके बाद इक्वेशन नंबर 17 अगर हम देखें तो उसकी क्या वैल्यू बन जाएगी, देखें जी एक्स बाई जी वाई की वैल्यू यहाँ पे अब हम ये रिप्लेस कर देंगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे भी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स, और जो कि हमारी यहाँ पे देखें इस इक्वेशन में देखी जा सकती है। ठीक हो गया। अब इस टर्म का स्क्वायर ओपन कर लें तो ये माइनस का स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, माइनस जो है, और इसके अलावा अगेन इसका होल स्क्वायर ही रहेगा।
ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका स्क्वायर ओपन करके इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं बना देना। ये माइनस प्लस माइनस एन टू बी डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 18 का नाम दे लेते हैं। देखिए इक्वेशन नंबर 18 जो है वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दिस टर्म डी वाई बाई डी एक्स। तो इसके रूट्स भी हम कैलकुलेट करेंगे तो वो डी वाई बाई डी एक्स के लिए कैलकुलेट करेंगे। अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, तो इसके रूट्स हम कैलकुलेट करते हैं एक्स के लिए, ठीक है। सो एक्स होता हमारे पास बी प्लस माइनस, सॉरी हम यहाँ पे माइनस के लिए करेंगे, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस ए सी ओवर ए, ठीक हो गया। सो ये इसके रूट्स होते सेम। इसी तरह से ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 18 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है फॉर दिस टर्म, तो उसके रूट्स हमने इस तरह से कैलकुलेट कर लिए। तो इसे दो इक्वेशंस में लिख सकते हैं लाइक दिस, डी वाई बाई डी एक्स, एक में यहाँ पे प्लस आ रहा है और एक में यहाँ पे माइनस आ रहा है, तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। इन इक्वेशंस को हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कहेंगे इक्वेशन नंबर 10 के लिए, ठीक है। ये इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशंस आएंगे उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व कहते हैं। और कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स जो है हमें बताएंगे अबाउट द नेचर ऑफ द पीडीई, और जो ये वो कर्व्स होती हैं जिसके अलोंग जो है हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में शिफ्ट हो जाती है। इसको सॉल्व करेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑब्टेन होगी, 20 को सॉल्व करेंगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑब्टेन होगी, एक को हम उसमें से एक्साई कह लेंगे और दूसरों को हम ईटा कह लेंगे, ठीक है। अगर सपोज करें कि क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका सोल्यूशन कुछ इस तरह से आएगा, ऑब्वियसली ये डी वाई बाई डी एक्स है तो ऐसा आंसर आएगा जो जिसमें एक्स भी होगा वाई भी होगा, तो हमने यहाँ पे उसे जनरल वे में लिखा है कि दैट कैन बी द फंक्शन ऑफ 5xy, ठीक है। अभी हम जनरली डील कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि यहाँ पे राइट हैंड साइड पे क्या वैल्यूज़ होंगे। ऑब्वियसली जब हम जो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन की ऑप्शन होगी इसे सॉल्व करने के लिए, तो जिसके लिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी सॉल्व होगा, या फिर इस तरफ जो है हमारे पास कांस्टेंट आएगा। तो इस वजह से अगर इक्वेशन नंबर 19 के सोल्यूशन को हम 5xy इज इक्वल्स टू c1 कह लें और 20 के सोल्यूशन को xy इज इक्वल्स टू c2 कह लें, और फिर उसके बाद हम इसको कह लें कि जो हमारे पास फर्स्ट सोल्यूशन है वह एक्साई है और दूसरा ईटा है, तो हम इस रिज़ल्ट पे पहुंचते हैं कि इक्वेशन नंबर 23 और 24 को अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इस रिज़ल्ट पे पहुंच जाते हैं कि ए बार और सी बार इक्वल्स टू 0 है। किस तरह से ए बार और सी बार इक्वल्स टू 0 है, हमने यहाँ लिया है एक्साई, ठीक है, जो कि था 5 के इक्वल एंड विच वाज इक्वल्स टू c1, ऐसी बात है। सो इक्वेशन नंबर जहाँ पे ए की, बी की और सी की वैल्यू ये देखें, अब ए में एक्साई का डेरिवेटिव है लेकिन अभी तो एक्साई हमारे पास एक कांस्टेंट के इक्वल है, तो डेरिवेटिव विल बी 0, ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0 और ये टर्म भी 0 हो जाएगी, जिससे पता लगा कि ए हमारे पास क्या है 0। सेम इसी तरह से हमने जो ईटा ऑब्टेन किया है दैट इज़ कांस्टेंट और डेरिवेटिव्स विल बी 0, सो सी विल बी 0। सो जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 23 और 24 ऑब्टेन हुई है, सो उससे ये बात कंफर्म हो गई कि जो ए और सी है वो क्या होंगी 0 होगी। तो इस तरह से जो फिर हमारी इक्वेशन नंबर 10 थी जिसमें हमने कैनोनिकल फॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें अगर हम ये 0 कर दें तो ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ये टर्म भी ख़त्म हो जाएगी, तो कैनोनिकल फॉर्म में हमारे पास ये हिस्सा बच जाएगा। तो यही बात जो है यहाँ पे जाके लिखी जा सकती है कि कैनोनिकल फॉर्म ये बच जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 2 लिख लें या ना लिखें इतना फ़र्क नहीं पड़ता, जस्ट अ कोफिशिएंट। सो ये रहा, अब ये इस तरफ है उस तरफ ले जाएं, अब फंक्शन है, फंक्शन अभी आर्बिट्रेरी है, वैल्यूज़ का अनबाउंड पता नहीं है, तो ये प्लस ही रहेगा उस तरफ भी जाके, और जो कैनोनिकल फॉर्म है वो इस तरह से लिखी जाएगी, ठीक हो गया। सो इसका मतलब ये है कि जो हाइपरबोलिक इक्वेशंस होंगी उनमें ए और सी 0 होता है और उसकी जो हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म है उसकी शक्ल कुछ इस तरह से होगी। We know that the general form of second order partial differential equation is given by this equation whose canonical form is given by this equation, जहाँ पे ये जो सारे कोफिशिएंट्स हैं ए बार बी बार सी बार डी बार ई बार एफ बार एंड जी बार, इन सब की वैल्यूज़ इन इक्वेशंस में गिवन है। इन सब इक्वेशंस को डिराइव करने का तरीका या ऑब्टेन करने का तरीका वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर्स इन वेरी डिटेल। आई विल ड्रॉप द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आप उस लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं ताकि आप इसको समझ सकें, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की तरफ। सो एग्जाम्पल है हमारी जी, सो सॉल्यूशन
दोबारा से इक्वेशन रीराइट कर लेते हैं। 3u(x)(x), 10u(xy), 3u(yy) इज इक्वल्स टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। कंपेयरिंग द गिवन PDE। अच्छा, अगर आप ये लिखें तो आपको यहाँ पे दोबारा से जो ये PDE है, जनरल फॉर्म ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अगर आप ये नहीं लिखते हैं, ठीक है, अगर आप ये नहीं लिखते हैं विद द PDE, इतना ही लिख देते हैं तो ये काफ़ी है, फिर आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगी। सो लिख लेते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर हम इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करें तो जो u(x) का कोफिशिएंट है वो है जी 3, और यहाँ पे वो क्या है, a। सो हम बेसिकली इसको यूँ लिखना पसंद करते हैं जी, a इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट 10 है और यहाँ पे 2b है, यहाँ पे लिख लेते हैं 2b इज इक्वल्स टू 10, लेकिन हमें सिर्फ b चाहिए। सो b यहाँ पे रहेगा तो 10/2 इज इक्वल्स टू 5। सो मतलब ये है कि हमारे पास b की वैल्यू क्या आ गई, 5। कंपेयर करके पता लगा जी c इज़ इक्वल्स टू 3 है, और d 0 है, e भी 0 है, f भी 0 है, और g भी 0 है। सो डिस्क्रिमिनेंट होता है जी b² माइनस AC। b² की वैल्यू माइनस AC, 5², 3 3 9, ये हमारे पास 16 ग्रेटर देन 0 है, तो जो हमारे पास हमारी PDE है वो क्या है, हेंस द गिवन PDE इज हाइपरबोलिक, क्योंकि जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है। सो अगर PDE हाइपरबोलिक है तो कोरिस्पोंडिंग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर गिवन बाय, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस जो हैं वो 2 होंगी, क्योंकि हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है वो पॉजिटिव है। सो 2 रियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस विल बी देयर, b² माइनस AC ओवर a। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, dy/dx इज इक्वल्स टू 5 प्लस माइनस 16 ओवर 3, अगेन dy/dx, सो 5 प्लस माइनस 4/3। अब यहाँ से हम इसको कुछ यूँ तरह से लिख सकते हैं, dy/dx 5 माइनस 4/3, और dy/dx, और इसको लिख सकते हैं जी 5 प्लस 4/3। तो हो गई ना ये 2 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। सो सॉल्व कर लेते हैं, dy/dx यहाँ पे आ जाएगा 1/3, एंड dy/dx इज इक्वल्स टू 9/3 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू 3। तो इसे हम कह लेते हैं, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। सॉल्विंग equation 2 and equation 3 to get xi and eta, ठीक है। अब हम 2 और 3 को सॉल्व करेंगे ताकि हम xi और eta जो ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट्स हैं वो ऑब्टेन कर सकें। सो इक्वेशन नंबर 2 को हम यूँ भी लिख सकते हैं जी, हम एक तरफ 1/3 dx, और इसी तरह से हम इक्वेशन नंबर 3 को लिख सकते हैं dy/3dx। इंटीग्रेट कर लेते हैं दोनों तरफ को, ठीक है। सो ये y यहाँ पे आ जाएगा 1/3x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, एंड y 3x प्लस c2 कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सही हो गया। अब यहाँ से अगर हम सिर्फ कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, सो y माइनस 1/3x इज इक्वल्स टू c1, एंड y माइनस 3x इज इक्वल्स टू c2। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे लेते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 5 का नाम दे लेते हैं। अब ये जो है, दीज आर द इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दोनों की दोनों जो है C2 और C1 स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। आर नाउन एज द कैरेक्टरिस्टिक
कर्व्स, ठीक है, ये वो कर्व्स हैं 4 और 5 जिसके अलोंग जो है हमारी इक्वेशन एक्साई ईटा कोऑर्डिनेट में ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। सो टू द गिवन हाइपरबोलिक इक्वेशन, ठीक है। सो थस ये जो हमारी एग्जाम्पल है इसमें ये जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक कर्व्स आई हैं वो क्या हैं, वो स्ट्रेट लाइंस हैं। अब हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 जो है इन्हें ले लेंगे और अपनी जो है एक्साई रीटा को लिख लेंगे। एक्साई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1/3x, या यूँ भी पहले लिख सकते हैं आप कि एक्साई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू c1 एंड एक्साई ईटा ऑफ एक्स वाई इज इक्वल्स टू c2, ठीक है। सो अब c1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, y माइनस 1/3x, और ईटा ऑफ एक्स वाई के साथ c2 की वैल्यू क्या है जी, y माइनस 3x। अब यहाँ से अगर हम इनके डेरिवेटिव्स, कॉरस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लें, सो एक जितने भी पॉसिबल डेरिवेटिव्स होंगे, एक्साई एक्स करें जी 1/3x। कोई भी टर्म जब इस तरह से लिखी है तो मतलब है कि पार्शियल एक्साई बाय पार्शियल एक्स, एक्साई का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। सो एक्साई वाई 1, एक्साई एक्स एक्स 0, एक्साई एक्स वाई 0, एक्साई वाई वाई 0, ठीक हो गया। इसी तरह से हम ईटा के भी डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेंगे, -3 ईटा वाई 1, ईटा एक्स एक्स 0, ईटा वाई वाई 0 एंड ईटा एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। सो जो हमारे काम आने वाली हैं वो ये 4 वैल्यू ही हैं, सो इन्हें ध्यान में रख लें। अच्छा, अब हमने ये अभी ट्रांसफॉर्मेशन की है, हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट से एक्साई और ईटा कोऑर्डिनेट्स में ट्रांसफ़र कर गए हैं, लेकिन अभी हमने पहले ये चेक करना है कि क्या हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो इन्वर्टेबल है भी या नहीं, क्योंकि इन्वर्टेबिलिटी ये अप्लाई करती है कि जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है वो 1 to 1 है, और अगर हम x से एक्साई में और y से ईटा में ट्रांसफ़र करते हैं तो हम एक्साई से वापस x में और ईटा से वापस y में भी आ सकते हैं। सो लेट्स चेक इट कि ये हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है या नहीं है। सो इसके लिए हम जैकोबियन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट करेंगे, सो एक्साई ईटा, ठीक है। सो ये होगा जी हमारे पास जैकोबियन एक्साई एक्स, एक्साई वाई, ईटा एक्स, ईटा वाई, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एक्साई एक्स की वैल्यू है जी हमारे पास 1/3, एक्साई वाई की वैल्यू है हमारे पास 1, -3 और 1, ठीक है। इसे डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा है जी -1/3 प्लस 3, सो 3 - 1 + 9, 8/3 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब ये है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टेबल है और हम वापस जो है वापस आ सकेंगे एक्साइटा से एक्स और वाई में। सो दिस इम्प्लाइज दैट द ट्रांसफॉर्मेशन इज इन्वर्टेबल, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारी इन्वर्टेबल है। सो नाउ अब हमने क्या करना है, अपने कोफिशिएंट्स को कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि ए बार की वैल्यू है, अब हम इसमें अपनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए था 3, एक्साई एक्स है हमारे पास -1/3 का स्क्वायर, फिर 2b5 है एक्साई एक्स की वैल्यू, एक्साई वाई की वैल्यू, प्लस सी एक्साई वाई की वैल्यू का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 1/3 का स्क्वायर -1/9, और माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस एंड 10/3 प्लस सी की जगह पे, सॉरी हम यहाँ पे 3 लिखना भूल गए, सो 3 एंड अब आ जाएगा जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं 1, और ये बच गया यहाँ पे 3 के इक्वल। सो हम यहाँ पे लिख लेंगे 3 एंड 1 - 10 + 9 विच इज़ इक्वल्स टू 0। सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बार हमारे पास क्या आया है, 0। इसे इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं जी, 6। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं बी बार की वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक्साई एक्स है जी -1/3, ईटा एक्स है -3,
बी 5 है, एक्साई एक्स की वैल्यू है हमारे पास -1/3 और ईटा वाई की +1, ईटा एक्स की है -3 और एक्साई वाई 1, सो ये ब्रैकेट क्लोज ये वाली, ठीक है। C3 था, एक्साई वाई भी 1 था, ईटा वाई भी 1 था। सो ऑन सॉल्विंग दिस वी विल ऑब्टेन -32/3, ठीक है। सो बी बार हमारे पास ये आ गया, इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लेते हैं। अभी सी बार की भी ज़रूरत है। सी बार इज इक्वल्स टू, ये सारी ए बार बी बार और सी बार की वैल्यूज हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिराइव कर चुके हैं। एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको इनको मेमोराइज करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। 3 इंटू 9 -30 +3, so 27 - 30 +3 is equals to 0। सो सी बार भी हमारे पास क्या आ गया है, 0। सो इन सब इक्वेशंस को अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैनोनिकल फॉर्म है उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो कि इस इक्वेशन से गिवन है। और हमें पता है कि ये सारा पोर्शन तो ऑब्वियसली ज़ीरो होने वाला है, क्योंकि जो हमारी एग्जाम्पल थी उसमें डी ई एफ वाली टर्म्स नहीं थी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग डी बार ई बार एफ बार जी बार की वैल्यूज़ भी नहीं आएंगी, तो ये पोर्शन ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ यही बच जाएगा। सो इस इक्वेशन में अब हम इन वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। ए बार की जगह पे हमने लिखना है 0, बिकॉज ए बार वॉज 0। सो 0 ए बार के साथ था यू एक्साई एक्साई +2 बी बार की जगह पे हमारे पास है -32/3 और यू एक्साई ईटा प्लस सी बार की जगह पे है 0 और यू ईटा ईटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि बाकी सारी टर्म 0 है। ये आ जाएगा -64/3 यू एक्साई ईटा इक्वल्स टू 0। ये भी ख़त्म और ये भी ख़त्म, ठीक है। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यू एक्साई ईटा इसी तरफ रहने देंगे। 0/-64/3, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म जो हमें चाहिए थी। मोस्ट ऑफ द राइटर्स, मोस्ट ऑफ द ऑथर्स या फिर टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो इस इक्वेशन को इंट्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, वो डायरेक्टली इस ही इक्वेशन से जो है कैनोनिकल फॉर्म ऑब्टेन करने की चॉइस रखते हैं। मतलब उसमें होता ये है कि ये जो सारे कांस्टेंट्स ये जो कोफिशिएंट्स हैं इनको कैलकुलेट नहीं करते हैं, बजाय इसके कि वो इनको कैलकुलेट करें, वो यहाँ से यू डबल एक्स बी यू एक्स वाई ये वाई वाई और इन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं और फिर उन्हें इक्वेशन में पुट करते हैं और उससे वो कैनोनिकल फॉर्म ऑब्टेन करते हैं। सो आज हम उसी एग्जांपल को सेकंड मेथड से करेंगे, ताकि जो स्टूडेंट्स इस तरीके से सीख रहे हैं उन्हें आसानी हो। तो चलिए अब अगला प्रोसेस करते हैं। हमें पता है कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन इन्वर्टिबल है, हम वेरीफाई कर चुके हैं। इसके लिए अब हम करेंगे जी, डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर लेंगे जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन में है, जैसे यू एक्स एक्स है, यू एक्स वाई है और यू वाई वाई है, ठीक है, जो हमारी गिवन एग्जांपल हम अभी कर रहे हैं ये वाली, ठीक हो गया। सो अब हम ये रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स कैलकुलेट कर लेंगे और यू एक्स एक्स की वैल्यू है जी हमारे पास इन द ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट, इट इज़ इक्वल्स टू। सो अभी हम क्या है कि उन फार्मूलाज को जिन्हें हम पहले सीख चुके हैं डायरेक्ट ही इस्तेमाल कर रहे हैं। सो अब वैल्यूज इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यू एक्साई एज इट इज़ आएगा और एक्साई एक्स का डेरिवेटिव एक्साई एक्स हमारे पास है जी -1/3 और स्क्वायर यू ईटा 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 एक्स -3 यू एक्साई एक्स एक्स 0 है, यू ईटा ईटा एक्स एक्स 0 है, 2 यू एक्साई एक्साई एक्स है हमारे पास -1/3 और ईटा एक्स है -3, ठीक हो गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब यू एक्स एक्स की हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 का नाम दे लेते हैं। अब हम कैलकुलेट करेंगे जी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो उसकी वैल्यू थी, देखिए ये बिल्कुल इसके तरह का है, दोनों बिल्कुल सेम है, बस यहाँ पे इसमें x था और वहाँ पे ये y लिख दिया है, बाकी बिल्कुल सेम है। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कॉरस्पॉन्डिंग,
ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यू एक्साई एक्साई, यू ईटा ईटा, 2u एक्साई ईटा। ठीक है, ये u वाई वाई की वैल्यू आ गई, इसे इक्वेशन नंबर 7 का नाम दे लें। अब हम थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे u एक्स वाई। सो u एक्स वाई की ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स में वैल्यू है। सो अब हम इसकी जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेते हैं जी, सॉल्व कर लेते हैं इसको जी। -1/3 u एक्साई एक्साई माइनस 3 u ईटा ईटा एंड प्लस u एक्साई ईटा। तो ये सॉल्व कर लेते हैं, ये है जी -1/3 -3। ठीक है, सो इसका सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा -10/3। सो -10/3 यहाँ पे लिखने के बजाय हम अगर यहाँ पे लिख दें -10/3 u एक्साई ईटा। इट्स अ वेरी बेसिक एलसीएम, यू गाइस कैन ट्राई इट। ओके, ये हमारे पास u एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब ये 3 डेरिवेटिव्स थे जो हमारी गिवन पीडी में थे, जो थी 3u एक्स एक्स, 10u एक्स वाई और 3u वाई वाई। ठीक है, सो ये हमने कैलकुलेट कर लिए हैं ट्रांसफॉर्म्ड कोऑर्डिनेट्स में। सो हम क्या करेंगे, इन्हें इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 1 थी 3 और u एक्स एक्स की वैल्यू जो अभी हमने कैलकुलेट की है प्लस 10, यहाँ पे आएगा जी हमारी u एक्स वाई की वैल्यू प्लस 3, थर्ड टर्म में जा रहे हैं जी, ये है u एक्साई एक्साई, u ईटा ईटा प्लस 2u एक्साई ईटा। ठीक हो गया, इक्वल्स टू 0। अब हम u एक्साई एक्साई कॉमन ले लें अगर, तो फर्स्ट ब्रैकेट में से बच जाएगा 3/9। ठीक है, सो 3/9 इज ऑब्वियसली 1/3। सेकेंड ब्रैकेट में से -10/3, थर्ड ब्रैकेट में से 3 बच जाएगा। अब कॉमन ले लेते हैं u ईटा ईटा, यहाँ से बचेगा 27 और इधर से बचेगा -30 और इधर से 3, यही हो गया। प्लस u एक्साई ईटा कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचेगा जी 6, यहाँ से बचेगा -100/3 और यहाँ से बच जाएगा +6 इज इक्वल्स टू 0। सो एलसीएम्स ले लेते हैं ताकि इनको सिंप्लीफाई किया जा सके। तो यहाँ पे जी हमारे पास बचेगा u एक्साई एक्साई 0/3, सो विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल्स टू 0। यहाँ पे बचेगा u ईटा इंटू 0, ये इसके सब्सक्रिप्ट है, प्लस u एक्साई ईटा। तो यहाँ पे हमारे पास ऊपर बच रहा है -64 और 3 इक्वल्स टू 0। सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको जी। सो ये 0 हो गई, ये भी 0 हो गई, तो बस यही टर्म बची। 64/3 u एक्साई ईटा 0 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर डिवाइड हो जाएगा। So 0 minus 64/3 which is ultimately equals to 0. So this is the canonical form of equation number 1 by the second method. So इस एग्जांपल का हमने कैनोनिकल फॉर्म कैलकुलेट की है दो मेथड से। फर्स्ट मेथड में हमने जो है वो कैलकुलेट किया था a बार, b बार और c बार, फिर उसे कैनोनिकल फॉर्म में सब्सटीट्यूट कर दिया था और कैनोनिकल फॉर्म हमें ऑब्टेन हुई थी u एक्साई ईटा इक्वल्स टू 0। सेकेंड मेथड जो हमने इस्तेमाल किया है कि हम इनको कैलकुलेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स हैं जो इस इक्वेशन में थे u एक्स वाई एंड u वाई वाई, इनको हमने कैलकुलेट किया और अपनी गिवन ओरिजिनल इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दिया, तो फिर कैनोनिकल फॉर्म हमारे पास आई फिर भी 0। तो दोनों केसेस में सेम कैनोनिकल फॉर्म आई है बिकॉज हमारे दोनों मेथड्स ही वैलिड हैं। ऑल्सो हमारी पीडीई सेम है, तो कैनोनिकल फॉर्म भी सेम ही आएगी।